अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेम्स स्पोर्ट्स की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं मोहम्मद जवाद और आप इस वक्त देख रहे हैं जेम्स टीवी। तमाम देखने वालों को एक बार फिर से अपनी एपिसोड में खुशामदीद कहूँगा और उम्मीद करता हूं कि आप सब पहले की तरह बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के एपिसोड में हम बहुत सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे जिनमें पाकिस्तान सुपर लीग सर फहरिस्त है। सबसे पहले हम पाकिस्तान सुपर लीग पर बात करेंगे और उसके अलावा आईसीसी ने एक अवार्ड दिया है कप्तान बाबर आजम को, उस पर भी बातचीत होगी और साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान जो इस वक्त सीरीज है आज के एपिसोड में उस पर भी बात होगी। लेकिन इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें सीजन की। जी हाँ, अब 2 हफ्तों का मजीद इंतजार है और जिस तरह अब इवेंट करीब आता जा रहा है तो एक्साइटमेंट का जो लेवल है अब वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आना बाकी हैं, जिसमें सबसे जो मेन चीज़ है और फैंस पूरे साल इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं और वो चीज़ है पीएसएल एंथम। पीएसएल एंथम पर इस वक्त काम जारी है, लेकिन देखना ही होगा कि इस दफ़ा पीएसएल का जो एंथम है उसमें कौन कौन से सिंगर्स अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे, क्योंकि पिछली बार आतिफ असलम और आयमा बेग ने पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन का सॉन्ग गाया था, लेकिन इस दफ़ा कौन कौन से सिंगर्स हैं वो तभी सामने आएंगे जब पाकिस्तान का एंथम लॉन्च होगा। इसके अलावा आप सबको पता है कि शेड्यूल अब सामने आ चुका है और शेड्यूल के मुताबिक रंगारंग मेला जो होगा वो इस बार मुल्तान से शुरू होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस बार ऐसा क्यों किया गया है, तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी से इस हवाले से बात की गई तो उनका ये कहना था कि हर शहर को पीएसएल होस्ट करने का एक भरपूर तरीके से हम हक देंगे और ये ज़रूरी भी है क्योंकि कराची और लाहौर के जो ग्राउंड्स हैं उन दोनों ने ही पाकिस्तान सुपर लीग की जो ओपनिंग सेरेमनी है उसको होस्ट कर लिया है। तो इस बार मुल्तान को ये मौका दिया है कि वहाँ से जो है इस लीग का आगाज़ किया जाए। तो मुल्तान के जितने भी फैंस हैं वो तैयार हो जाएं क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी जो है वो इस बार मुल्तान से होगी और इफ्तिताही मैच भी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा जो कि मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। इसके अलावा शेड्यूल पर ही बात हो रही है तो मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि पिछली दफ़ा जो शेड्यूल सामने आया था उसके मुताबिक एक दिन में 2 मैचेस करवाने का फैसला किया गया था क्योंकि ग्राउंड्स जो थे वो महदूद थे और कोविड की पाबंदियां भी थी, जिस वजह से एक दिन में 2 मैचेस भी करवाए जा रहे थे। लेकिन इस दफ़ा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वेन्यूज भी बढ़ा दिए गए हैं, जिसमें रावलपिंडी और मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम भी अब शामिल कर लिए गए हैं। तो अब सिर्फ 4 दफ़ा ऐसा होगा जिसमें डबल हेडर्स होंगे और बाकी जितने भी दिन हैं उनमें एक दिन में सिर्फ 1 मैच हुआ करेगा। लेकिन रावलपिंडी के जो फैंस हैं वो इस बार बहुत लकी हैं क्योंकि रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में इस दफ़ा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस करवाने का फैसला किया गया है पीसीबी की जानिब से और 11 मैचेस इस दफ़ा लीग के सिर्फ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये फैसला भी इसलिए लिया गया है क्योंकि आज से पहले पिंडी स्टेडियम ने कोई भी मैच होस्ट नहीं किया था पीएसएल का, तो इसलिए इस दफ़ा ये अपॉर्चुनिटी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम को दी गई है। लेकिन कराची और लाहौर के जो फैंस हैं वो मायूस ना हों क्योंकि लीग की जो बकिया मैचेस हैं वो इन दोनों शहरों में भी ज़रूर होंगे। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स भी सामने आती जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि 13 फरवरी से लीग का बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा। लेकिन जिस तरह हर किसी मूवी से पहले एक ट्रेलर आता है तो इसी तरह 13 फरवरी से एक जो लीग है वो तो बाकायदा तौर पर शुरू होनी है। लेकिन उससे पहले 5 फरवरी को पीसीबी की जानिब से एक एग्जीबिशन मैच करवाने का फैसला किया गया है इस बार और ये एग्जीबिशन मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीमों के दरमियान होगा। रात 8 बजे इस मैच का वक्त रखा गया है और सबसे जो अच्छी बात है पीसीबी की जानिब से वो ये है कि इसकी जो फीस मुकर्रर की गई है वो इंतहाई जो है वो कम है, यानी 20 रुपये सिर्फ टिकट रखी गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इसलिए किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो शायकीन क्रिकेट हैं और पीएसएल लवर्स हैं वो ग्राउंड में आएँ और पीएसएल के जो इफ्तिताई मैच है यानी ये जो एग्जीबिशन मैच है इसको एंजॉय कर सकें। और साथ साथ मैं आप सबको ये भी बताता चलूँ कि जो प्लेयर्स इस वक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं
उन तमाम प्लेयर्स को पीसीबी की जानिब से ये हिदायत जारी कर दी गई है कि 2 फरवरी तक वो किसी भी हालत में पाकिस्तान पहुंच जाएं। और बिल्कुल ये जो कदम उठाया गया है ये ज़रूरी भी था, क्योंकि लीग से पहले थोड़ा बहुत आराम भी करेंगे वो तमाम प्लेयर्स, और फिर ज़ाहिर है प्रैक्टिस सेशंस भी होने हैं पीएसएल के। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ वो ये है कि कौन कौन से जो नए चेहरे होंगे इस दफ़ा पाकिस्तान सुपर लीग के 8 एडिशन में एक्शन में नज़र आएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि लीग में पहली दफ़ा आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पहले से जो है वो लीग खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर हम 1 बाय 1 टीम्स की जानिब बढ़ें तो सबसे पहले मैं लाहौर कलंदर्स की बात करूंगा, जिनके लिए इस बार एक बैड न्यूज़ है। और वो बैड न्यूज़ ये है कि इस बार इंग्लैंड के प्लेयर हैरी ब्रोक पाकिस्तान नहीं आ रहे, और उसकी वजह यह है कि इंग्लैंड ने यूएई के साथ एक सीरीज़ खेलनी है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो बहुत बुरी खबर है ज़ाहिर है लाहौर कलंदर्स के फैंस के लिए, लेकिन ज़ाहिर है एक नेशनल ड्यूटी भी मायने रखती है, जिसकी वजह से हैरी ब्रोक ने पाकिस्तान सुपर लीग के 8 एडिशन में शिरकत करने से अब माजरत कर ली है। इसके साथ साथ लाहौर कलंदर के फैंस के लिए अब एक और बैड न्यूज़ ये है कि कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान के टॉप स्पिनर राशिद खान भी इस बार लाहौर कलंदर्स की जानिब से एक्शन में नज़र नहीं आएंगे। और इसकी भी वजह यही है कि अफगानिस्तान ने भी पीएसएल के दौरान ही एक सीरीज़ खेलनी है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि 1 से 2 हफ्ते के वक्फे के बाद पाकिस्तान सुपर लीग को ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे गुड न्यूज़ जो है वो इस दफ़ा पेशावर ज़ल्मी के फैंस के लिए है, क्योंकि बूम बूम आफरीदी इस दफ़ा पेशावर ज़ल्मी से एक्शन में नज़र आएंगे। और शाहिद खान आफरीदी 2016 से जब पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हुआ तो पेशावर ज़ल्मी का ही हिस्सा थे। 2 साल वो पेशावर ज़ल्मी में रहे, उसके बाद फिर वो मुल्तान और कराची की टीम्स में एक्शन में नज़र आए, लेकिन इस दफ़ा वो पेशावर ज़ल्मी की जानिब से खेलेंगे। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की भी मुश्किलात जो हैं वो अब बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो वहाब रियाज जो कि मेन फास्ट बॉलर हैं और एज अ कैप्टन भी पेशावर ज़ल्मी को लीड करते हैं, तो वो इस दफ़ा क्योंकि उन्हें वज़ीर खेल मुकर्रर कर दिया गया है, तो हो सकता है कि वो अपनी मसरूफियत की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत ना कर सकें। लेकिन आई होप कि ऐसा ना हो, क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उन्होंने शानदार बॉलिंग की है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो पीएसएल में भी एक्शन में नज़र आएँ और जो एक मोमेंटम लेके चल रहे हैं उसी को वो इस लीग में दिखाने में कामयाब रहें। इसके साथ साथ दीगर जो टीमें हैं उन्होंने भी कुछ तब्दीलियां की हैं, कुछ रिप्लेसमेंट की गई है प्लेयर्स की, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने आने से अब माजरत कर ली है, तो बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं इस हवाले से। लेकिन फ़िलहाल जो अपडेट्स मेरे पास थी वो आज की एपिसोड में मैंने आपके साथ शेयर की। और अब इसके बाद अब बात करते हैं कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की। जी हाँ, आईसीसी ने एक बार फिर से बाबर आजम को आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दिया है। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है बाबर आजम के लिए, क्योंकि वो दूसरी बार इसके लिए नामजद किए गए हैं, और अगर एक बार फिर से वो इसके लिए नामजद किए जाते हैं इन फ्यूचर, तो वो तारीख के पहले प्लेयर बन जाएंगे जो 3 बार ये अवार्ड अपने नाम करने में कामयाब रहेंगे। बाबर आजम की जो कारकर्दगी है वो हालिया वक्तों में इंतहाई शानदार है। वो कौमी टीम के कप्तान भी हैं, साथ साथ वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर की हैसियत रखते हैं, क्योंकि आईसीसी के जितने भी फॉर्मेट्स हैं उनमें वो इस वक्त टॉप 5 में मौजूद हैं। अगर हम सबसे पहले ओडीआई रैंकिंग उठाकर देखें तो इस वक्त वो टॉप रैंकिंग पर मौजूद हैं। टेस्ट रैंकिंग पर अगर एक नज़र डालें तो उन्होंने तीसरी पोजीशन पर अपना कब्जा जमाया हुआ है, और अगर हम आईसीसी की T20 बैटिंग रैंकिंग की बात करें तो वो उस पर 5वें नंबर पर मौजूद हैं। तो हम अपनी जानिब से मुबारकबाद देते हैं कप्तान बाबर आजम को इस अचीवमेंट पे, और यकीनी तौर पर ये पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि एज अ कैप्टन वो टीम को लीड करने के साथ साथ अपनी भी जो परफॉर्मेंस है वो भी दिखा रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक परेशान कुन बात यह है कि पिछले दिनों बाबर आजम के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई, जो कि मैं नहीं समझता, क्योंकि मैं इस हवाले से तफसील से बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सिर्फ यहाँ यह कहना चाहूँगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम से बात की जाती है तो उनका सिर्फ यही कहना होता है कि मेरा काम तनकीद करना नहीं है, बल्कि मेरा काम टीम में परफॉर्म करना है। और उन्होंने किसी हद तक अपनी इस बात को दुरुस्त साबित किया और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाकर जो है वो आईसीसी की जो जितनी भी एजाज़ात हैं वो अपने नाम करने में कामयाब रहे। इसके अलावा
जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2022 का साल बाबर आजम के लिए बहुत अच्छा रहा, वो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। इसके अलावा मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड भी बाबर आजम के नाम जाता है। इसके अलावा वो आईसीसी की जो ओडीआई और टेस्ट टीम यानी दोनों के इस वक्त जो है वो प्लेयर भी थे, और एज अ कैप्टन उन्होंने आईसीसी की ओडीआई टीम को जो है वो लीड भी किया। तो ये तमाम जितने भी एजाज़ात हैं बाबर आजम ने अपने नाम किए, और उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर वो मज़ीद जो ये एजाज़ात हैं उनको अपने नाम करने में कामयाब रहेंगे। खबरें कुछ मज़ीद भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। आपसे होगी ब्रेक के बाद मुलाकात। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और देखते रहिए जेम्स टीवी। किसी बात पर परेशान हैं? क्या आप किसी मसले में मुब्तला हैं? क्या आप किसी बात के लिए फिक्रमंद हैं? जैसे पेट में दर्द होता है ज्यादा खाने से, वैसे ही दिल का बोझ बढ़ता है अकेले रहने से। तो छोड़ दें अपनी सारी फिक्रें और परेशानियां, क्योंकि आ गई हूं मैं इकरा नईम एक शो लेकर जिसका नाम है दिल खोल कर। आइए मुस्कुराइए दिल खोल कर, आइए अपने दुख बांटें दिल खोल कर, आइए अपनी कहानी बताइए दिल खोल कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहूँगा, और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं साउथ अफ्रीकन टीम की, जो कि एक बड़ी तारीख रकम कर चुकी है, क्योंकि इस अभी मौजूदा हालात में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो है वो ओडीआई सीरीज़ जारी है, जो कि आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा है, जिसमें दो मैचेस की जो इब्तदाई दो मैचेस थे उसमें शिकस्त दी है साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को, और आखिरी जो ओडीआई मैच है वो अब होना है। लेकिन जाहिर है सीरीज़ जो है वो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम अपने नाम कर चुकी है, और 2016 के बाद ये एक बड़ा मौका है साउथ अफ्रीका के पास के 2016 के बाद उन्होंने इंग्लैंड को इतने बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। तो अगर हम इस पर एक नज़र डालें और अगर मैं आपको इस हवाले से तफसीलन आगाह करूं, तो इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 342 रन का टारगेट दिया था, जिसमें जो हैरी ब्रोक थे उन्होंने 75 गेंदों पर तेज तरीन 80 रन बनाए थे। इसके अलावा कप्तान जॉस बटलर ने 82 गेंदों पर 94 रन बनाए थे, जिसकी मदद से मुकर्ररा जो ओवर्स थे उसमें इंग्लैंड ने एक अच्छा टारगेट था 342 रन का। और जाहिर है इंग्लैंड के मुकाबले में अगर साउथ अफ्रीका की मैं बात करूं तो जाहिर है कोई तवक्को नहीं की जा सकती कि साउथ अफ्रीका इतना बड़ा टारगेट चेज कर सकती है। लेकिन जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें ये देखा गया था कि जो साउथ अफ्रीकन बैट्समैन थे वो बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे थे, और उन्होंने ये प्रूव किया था कि वो कितना ही बड़ा टारगेट उनके सामने हो वो उसको चेस करने में कामयाब रहेंगे। और जाहिर है इसके साथ साथ ये एक अच्छी खबर भी है साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि अभी आगे चल के जो है वो आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप भी होना है, जिसके लिए ये एक तैयारी भी जो है वो उनकी हो रही है। इसके अलावा अगर जवाब में मैं साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम की बात करूं तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन बवूमा हैं उन्होंने 102 बॉलों पर 109 रन बनाए, और उनकी ये जो सेंचुरी थी उन्होंने दाग बिठा दी, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि एज अ कैप्टन वो आज का मैच अपनी टीम को ज़रूर जितवाएंगे। और लास्ट में डेविड मिलर ने तेज तरीन 50 स्कोर की, जिसमें उन्होंने 37 गेंदों पर 58 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन डेविड मिलर जो कि बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है, किसी भी टीम के अगेंस्ट परफॉर्म कर अपनी टीम को जीत दिलवा सकते हैं, और उन्होंने यही सब कुछ इस मैच में भी साबित किया। इसके अलावा आखिरी मैच अभी बाकी है जो कि होना है, और जाहिर है सीरीज़ का फैसला 2 हो चुका है और सीरीज़ साउथ अफ्रीका ने अपने नाम कर ली है।
इसके अलावा अगर मैं आपको मज़ीद अपडेट दूं तो पाकिस्तान टीम का हेड कोच जो है वो इस वक्त एक मसला बना हुआ है और पीसीबी जो है वो मिकी ऑर्थर से मुसलसल राब्ते में है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह मिकी ऑर्थर को कन्विंस किया जाए पाकिस्तान के हेड कोच बनने के लिए। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि ऑनलाइन जो है वो मिकी ऑर्थर ट्रेनिंग दिया करेंगे जो पूरी टीम को, लेकिन ये ऑनलाइन जो सेशंस होंगे ये ऑन ग्राउंड किस तरह हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी टीम ग्राउंड में मौजूद है तो आप स्क्रीन पर किस तरह से उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है पीसीबी के लिए। लेकिन खैर अब जाहिर है जब उन्होंने डिसीजन ले लिया है तो इसके पीछे बहुत सारी वजूहत होंगी। लेकिन आज के एपिसोड का वक्त यहीं पर अपने इख्तिताम को पहुंचा। नेक्स्ट ट्यूसडे को आपसे पीएसएल की कुछ मजीद मज़ेदार खबरों के साथ होगी मुलाकात। लेकिन जाते जाते आज के एपिसोड में आपने मुझे ये बताना है कि जो पीएसएल की 6 टीमें हैं उन 6 टीमों में से आपका फेवरेट कैप्टन कौन सा है। और सबसे पहले मैं अपना बता देता हूँ, उसके बाद फिर 1 बाय 1 कमेंट के जरिए आप ये बताइएगा कि आपका फेवरेट कैप्टन कौन सा है। एज अ कैप्टन अगर मैं देखूं तो मुझे मोहम्मद रिजवान बहुत पसंद है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी बहुत अच्छी है और वो एक अच्छे माइंडसेट के साथ पूरी टीम को लेके चलते हैं। तो आज के एपिसोड में आपने कमेंट के जरिए ये बताना है कि बेस्ट कैप्टन कौन है इन तमाम 6 टीमों में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।